या स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस 2018 20 मई के पेपर के सॉल्यूशन को। और देखिए पेपर होने के बाद कई सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर पेपर का सॉल्यूशन डालें, मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आए थे पर वो एक तो करेक्ट नहीं थे, और जब तक एक्चुअल पेपर नहीं होता जब तक उसके सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता। अब जेईई ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया तो मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करूंगा। और पेपर को देखने के बाद डेफिनेटली ये सरप्राइजिंग पेपर था। पेपर का नेचर ही ऐसा था जैसे जेईई मेंस में मैथ्स का सरप्राइज था, बिल्कुल वैसे ही था। क्वेश्चन देख के ऐसे लगेंगे कि शायद नहीं बनेंगे, दूसरा पैटर्न में काफी चेंज था, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन ही नहीं थे। और एक चीज आपको याद होगा, ऑल द बेस्ट जो मैंने मैसेज दिया था लास्ट टाइम में, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि आईआईटी बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, कुछ भी नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे बोली थी, आप सब लोगों ने इस बात को मुझे बताया भी बाद में, कि अगर आपने एक प्रॉपर रेस्ट लिया जब भी आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। बहुत फ्रेश माइंड से पेपर सॉल्व करने वाला पेपर था ये। 19 मई इसलिए मैंने बोला था ऑफ आप ना रखना, कुछ भी प्रिपरेशन मत करना। अगर इस पेपर में परफॉर्मेंस देनी है तो बहुत कूल रह के, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से धीरे धीरे क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे, इस टाइप का पेपर था। फिजिक्स कंपेयर करें तो केमिस्ट्री से इजी था, केमिस्ट्री थोड़ा लेंथी या टफ था। मैथ्स तो ऐसा था कि अगर आपने उसके पॉजिटिव माइंड के साथ ही सॉल्व करा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर फाउंडेशन से रिलेटेड था, जो फाउंडेशन कंसेप्ट या थ्योरी हमने पढ़ी थी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की मैंने अप्रोच बताई थी, आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। और अभी भी मैं आपको जो बताऊंगा वो देखेंगे आप कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन और जो फाउंडेशन मैंने पढ़ाया था उसके बेस पर पेपर कैसे सॉल्व किया जा सकता था। अब इसमें जैसे सेक्शन 1 देखें तो इसमें 6 मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें ऑल करेक्ट देने पर ही आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चंस को मैं पूरा बताऊंगा, पर मैं पहले आपको वो बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं पहले वो करिए, फिर धीरे धीरे अगर आप इसमें स्टेप बढ़ाते तो पेपर इजीली सॉल्व हो सकता था। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, बाकी पेपर रीड भी करता हुआ चलूंगा, मैंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका प्रिंट आउट भी निकाला। इन अ ट्राइंगल PQR, let angle PQR 30 degree and the side PQ and QR have length 10√3 and 10 respectively, then which of the following statements is oblique are true? अब आपसे इसने बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हैं? एक तो एंगल P पूछा है, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक एंगल R पूछा है, रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछा है, और सरकम सर्कल मतलब कैपिटल R पूछा है। अब आपको इसमें केवल क्या करना था, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन अप्रोच क्या होती है, कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा हुआ है कि इन ट्राइंगल ABC, एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया, इसके सामने वाली साइड स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, राइट। अब जैसे एंगल पूछा है तो आप साइन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन A/A, साइन B/B। अच्छा, 2 साइड और एक एंगल दिया हो तो कोसाइन फॉर्मूला यूज करना चाहिए। जैसे सपोज ये एंगल दिया है cos A, तो इसके साथ वाली साइड माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2BC। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AB, जो साइड लिए उसके बाद बचा हुआ एंगल। स्मॉल r पूछा है, क्या होता है डेल्टा अपॉन S। कैपिटल R पूछा है A/2 साइन A, या ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले क्लियर थे तो ये क्वेश्चन कर सकते थे। अब केवल प्रॉब्लम क्या आती है, ABC की जगह PQR दे दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कभी भी ABC से नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया था एंगल अपोजिट साइड, एंगल अपोजिट साइड। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है और कैसे करेंगे, सबसे पहले समझें। तो देखिए नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें ट्राइंगल PQR दिया है, तो PQR ही ले लेते हैं। जो दिया है बोले ये ले लीजिए P, सपोज ये Q, ये सपोज R। एंगल PQR, लेट PQ, Q कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, ये 30 जो दिया है वो लिखें, एंड द साइड PQ दी है 10√3 एंड QR दिया है, QR दिया हुआ है 10, राइट। QR दिया हुआ है 10 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ऑब्लिक ट्रू। अब सबसे पहले एक चीज समझिए कि हम अगर बची हुई साइड निकाल लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। इसको स्मॉल r ले लें, इसको स्मॉल p ले लें और इसको हम q मान लेते हैं। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो 100 प्लस 100 300 माइनस q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10√3। cos 30 कितना √3/2 इक्वल टू 400 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 200। वैसे आप याद रखिए 2 इंटू 10 100√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 हो गया 3, ये हो गया 100 300, तो क्यू स्क्वायर हो गया 100, तो क्यू हो गया 10। अब क्यू अगर 10 है, देखिए ये आ गई 10,
ये 10 आ गया। तो अब एक चीज समझिए कि 30 डिग्री के सामने वाली अगर साइड 10 है तो इसका मतलब साइड और लेंथ का करस्पॉन्डिंग रेशियो होता है। आपको पता है जितनी बड़ी साइड, आपने साइन फॉर्मूला पढ़ा ही है, साइन है प्रोपोर्शनल टू साइड। तो अगर इसकी साइड, इस एंगल की साइड का, इस एंगल की साइड की लेंथ जो है अपोजिट साइड की लेंथ 10 है, तो अगर इसकी लेंथ 10 है तो ये एंगल भी 30 होगा। तो ये एंगल कितना होगा? अपने आप ही 120 डिग्री। यस और नो? यानी लॉजिकली कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगे तो पेपर इजीली हैंडल होगा, नहीं तो पेपर में टाइम लगेगा। और मैं बिल्कुल श्योर हूं, देखिए मेरा एक नेचर है कि मैं, आप कोई भी पेपर किसी भी ईयर का करें, कितना भी क्वेश्चन कैसा भी टफ इजी नहीं पता, मेरा सॉल्यूशन का अप्रोच सिंपल ही होगा और सिंपल तरीके से मुझे आदत है सॉल्व करवाने की। और आपको भी सिंपलेस्ट वे में पढ़ना चाहिए। पूरा मेंस एडवांस पूरा थ्योरी मैंने आपको बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच से पढ़ाया, वही तरीका फॉलो करो, आपके क्वेश्चंस अपने आप होने लगेंगे। पूरे फाउंडेशन में भी इस बात का ध्यान रखा है, कहां से कहां तक पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करना है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मत करो, पढ़ाई करो ऐसे कि आपको हर चीज बहुत सिंपल लगे। तो ये देखिए, आपने इसकी लेंथ 10 थी, आपको 30 डिग्री के सामने वाली लेंथ 10 निकली, तो जिसकी लेंथ ऑलरेडी 10 थी उसका एंगल 30, तो बचा हुआ एंगल हो गया 120। अब अगर हम देखें तो हमारा एक काम आसान हो गया। QPR बोला है तो P एंगल बोला है 45 डिग्री, जबकि ये दिया है आएगा 30, तो ये रॉन्ग हो गया। आपसे ट्रू पूछा तो ये नहीं होगा। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप केवल इसी कंसेप्ट से निकाल सकते थे, हाफ। देखिए जो दिया हुआ था इनिशियल कंडीशन थे 10√3 इंटू साइन 30 यानी 1/2, राइट। 2 ये 4 से 25, तो 25√3 यानी इस ट्राइंगल का एरिया होगा 25√3, यही दिया हुआ है, तो इतना तो करेक्ट है। इसके अलावा बोला है एंगल QRP 120, तो R 120 भी है, ये भी करेक्ट है। यानी इस क्वेश्चन का एक आंसर तो कंफर्म हो गया कि बी होगा ही होगा, राइट। अब अगले पे बात करें, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PQR। अब रेडियस ऑफ द इन सर्कल मतलब R इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 25√3, एस मतलब सम ऑफ साइड्स बाय 2, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 प्लस 10√3 बाय 2, यानी लॉजिकली देखें तो 10 प्लस 5√3। ऑब्वियसली रेशनलाइज करेंगे, अगली स्टेप आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप तो डायरेक्ट लिखा करिए। 10 माइनस अपॉन इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 100 माइनस 75 यानी 25, 25 से 25 कैंसिल, तो 10√3 माइनस 15। देखिए क्या दिया है, बिल्कुल यही दिया है। दिस इज ऑल्सो राइट आंसर, यानी इसका आंसर बी भी है, सी भी है। अब रहा केवल कैपिटल आर, जो बात कर रहे हैं, द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PQR इज 100 पाई। तो आप पहले आर निकाल लें, तो a अपॉन 2 साइन ए ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। कोई भी एंगल, जो भी साइड लें उसके सामने वाला एंगल। तो अगर आपने सपोज ए लिया ये वाला, तो 10 अपॉन 2 साइन 30, साइन 30 1/2, तो 10 मिला। अब पर आपसे एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, सर्कम सर्कल, एक इन सर्कल की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100, यही दिया है। दिस इज ऑल्सो राइट आंसर, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा BCD, राइट। करेक्ट आंसर होगा BCD। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और देखिए क्वेश्चंस को देख के लॉजिक से करने का तरीका प्रैक्टिस से ही आएगा, और छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे क्वेश्चंस आप करते जाएंगे आपको पेपर बनने लगेगा। आप देखो जैसे ये देखें क्वेश्चन क्या है, लेट 2 प्लेन्स दिए, लेट P1 2x plus y minus z equal to 3 and P2 x plus 2y plus z equal to 2 be 2 planes, then which of the following statement is an oblique true। मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिखे, एक करके करते हैं, जैसे क्योंकि फिर क्वेश्चंस के लिए स्पेस नहीं रहता, मैं पढ़ता चलूंगा, पेपर का प्रिंट आउट है। क्योंकि पहला ऑप्शन है द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 हैज डायरेक्शन रेशियो 1 2 -1। द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 हैज डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये दो प्लेन है, ये जो भी यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा होगा, सपोज इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये बोला है द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 हैज डायरेक्शन रेशियो, मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। मान लो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC, तो आपको एक बात पता है कि जो ये लाइन है ये प्लेन के इंटरसेक्शन पे और प्लेन के नॉर्मल से परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो 2a + b - c = 0, a + 2b + c = 0। a अपॉन सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 - 3, b अपॉन -3, c अपॉन 4 - 1 3, यानी इसके आप बोल सकते हो डायरेक्शन रेशियो 3 -3 एंड 3, और ऐसा भी लिख सकते हो 1 - 1 1, एक ही बात है क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग रेशियो है।
अब आपको दिया क्या, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2 हैज डायरेक्शन रेशियो 1 2 -1, पर 1 -1 1 मिल रहा है, मतलब ये नहीं है, यानी ए आंसर तो नहीं है, कंफर्म हो गए। अब आते हैं अगले पर। अगला ऑप्शन क्या है, देखिए बी ऑप्शन दिया है, द लाइन 3x - 4 अपॉन 9 1 - 3/9 z अपॉन 3 is perpendicular to the line of intersection of P1 and P2, ठीक है। द लाइन, ये एक लाइन है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, P1 P2 के इंटरसेक्शन की लाइन है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो 1 - 1 1 है। इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन देख लें। आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, पर वो इस फॉर्म में ही याद रखना है आपको, तो इसको इस फॉर्म में बनाए तो x - 4/3 अपॉन 3, y माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, y - 1/3 अपॉन -3 z/3। तो इसके डायरेक्शन रेशियो भी देखिए क्या है, 3 - 3 3, यानी सेम है। अब सेम है तो पैरेलल हुई, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो परपेंडिकुलर पर भी तो सेम है, तो पैरेलल की कंडीशन हुई, पर ये परपेंडिकुलर की कंडीशन बोल रहा है, यानी ए और बी तो रॉन्ग हो गया। ये कंफर्म हो गया, ना ए है ना बी है। अब आपको सी और डी पे बहुत फोकस करना। अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि सी और डी में कोई एक आंसर तो होगा ही होगा, और हो सकता है दोनों भी हों, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट में नॉट नेसेसरी कि वन से ज्यादा ही होंगे, कई बार एक करेक्ट भी निकलता है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, द एक्यूट एंगल बिटवीन, ये तो काफी इजी हो गया, द एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन P1 एंड P2, तो आपको पता है cos थीटा इक्वल टू नॉर्मल के बीच का एंगल, तो 2 + 2 - 1 अपॉन √6 राइट, तो ये आ गया 1/2 यानी 60 डिग्री, यही दिया है। द एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2 60 डिग्री, यानी ये कंफर्म हो गया, सी तो है ही। याद रखिए पार्शियल करेक्ट पे भी आंसर नंबर मिलते हैं, तो सी तो लगाना ही है। अब बचा डी, अब डी को देखते हैं क्या है डी। डी है if P3 the plane passing through the point, सुनिए ध्यान से, if P3 the plane passing through the point 4 2 - 2 and perpendicular to the line of intersection P1 and P2, right? P3 जो है, देखिए आपको पता है कि प्लेन की इक्वेशन ये होती है, राइट? अब बोला है कि आप P3 प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 2 - 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इससे परपेंडिकुलर है और इन पॉइंट से पास हो रहा, तो एक तरह से इसके नॉर्मल हो गए, ये डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल हो गए, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 × x - 4 - 1 × y - 2 + 1 × z + 2 = 0। ओपन करिए, x - 4, सॉरी कहीं मिस्टेक हो जाए तो देख लीजिएगा, y + 2 z + 2 = 0, यानी x - y + z = 0। अब इस कंप्लीट नहीं हुआ, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 1 1 फ्रॉम द प्लेन P3 is 2/√3, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो 2 - 1 + 1 अपॉन √3, देखिए 2/√3 आ रहा है, दिस इज ऑल्सो राइट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा C and D बोथ, राइट? C and D बोथ। प्लेन का स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और मैं आपको फिर बोलूंगा कई बार हम इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि हम बेसिक क्वेश्चंस पे भी उलझ जाते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेंस के बाद भी मेरे पास कई बच्चों के फोन आए, एडवांस के बाद तो बहुत बच्चों के फोन आए, ऐसे भी कई बच्चों के आए जिनके 1 और 2 ड्रॉप थे, अब उनका मन है कि थर्ड ड्रॉप लेना नहीं चाहिए कि नहीं, सेकंड ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं एक बात बोलूंगा, ड्रॉप लेना कभी गलत नहीं होता, पर ड्रॉप लेने का फायदा जब है जब आप उसको राइट डायरेक्शन में पढ़ो, राइट अप्रोच से पढ़ो, वो चीज पढ़ो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उतना सिलेबस पढ़ो कि आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओ, उतना मत पढ़ लो कि आप बेसिक क्वेश्चंस भी ना कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट आर्गुमेंट z डिनोटेड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट विद -π to +π, वही प्रिंसिपल दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक फॉल्स। बहुत डेंजरस क्वेश्चन होते हैं ये, फॉल्स बोला है। आप ऑप्शन जब सॉल्व कर रहे होंगे तो जो सही आंसर आ रहा होगा आप उसको टिक कर सकते हैं, जबकि आपको बताना है कौन से आंसर्स गलत हैं। और अब आप देखिए, मैंने एक पेज से पहला ऑप्शन लिखा, आर्गुमेंट ऑफ -1 - i, देख के ही बता सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कभी π/4 नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है, राइट? आप समझिए, आपको मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन में बहुत अच्छे से बताया था, और इनफैक्ट यही वाला एग्जांपल मैं हमेशा लेता हूं जिसमें सबसे ज्यादा कंसेप्ट बनते हैं, 1 + i - 1 + i - 1 - i - -1 + 1 - i। तो सबसे पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो -3π/4 आर्गुमेंट होना चाहिए था,
दिया है प्लस पाई बाई 4। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, ये tan इनवर्स 1 बनता है। अगर आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर होता है, 1 देख के पाई बाई 4 लिखा और ये पाई बाई 4 ही है, आपको लगा राइट है, हो सकता है आप इसे ना लगाएं, जबकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये छोटी छोटी चीजें जो कैच करनी होती हैं पेपर में, जब भी स्कोरिंग होती है, नहीं तो आप निगेटिव में चले जाते हैं। फिर देखिए सेकंड ऑप्शन क्या दिया है इसमें, ए तो रॉन्ग हो गया, मतलब ए आंसर का पार्ट हो गया क्योंकि ए फॉल्स स्टेटमेंट है। अब सेकंड क्या दिया है वो देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिया है द फंक्शन, पेपर आप लोगों के पास हो गई, द फंक्शन एफ सच दैट रियल टेंस टू माइनस पाई से पाई, डिफाइंड एफ टी आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा टी। अब टी बिलोंग टू रियल नंबर बोला है, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट ऑफ आर, कंटिन्यूअस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ आर बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टी बिलोंग टू रियल नंबर। आप देखिए एक चीज याद रखिए, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 10x पाई बाई 2 पे कंटिन्यू होगा कि नहीं, तो आप बोलते नहीं, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस एच पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 प्लस एच पे सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस और निगेटिव हो जाता। वैसे ही अगर लॉजिक समझें, टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, टी लेस देन भी 0 हो सकता है, राइट। अब सपोज हम यहां पर बात करें कि यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव होता है, यहां पर निगेटिव हो गया, यानी अगर हम इस पॉइंट के राइट और लेफ्ट पर देखें तो आर्गुमेंट ही पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। तो आप यहां पर भी ऐसे ही बता सकते हैं। दूसरी बात ये हुई कि अगर सपोज टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा टी में अगर ध्यान दें तो ये लिखेंगे आप पाई माइनस tan इनवर्स टी, और ये कब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, और लेस देन पर यहां से निकलेगा, यानी माइनस पाई प्लस tan इनवर्स टी, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यूअस, ये टी ग्रेटर देन 0 पर है और टी लेस देन 0 पर है। वैसे भी लॉजिक से आपको एक बात समझ में आती है कि इस क्वाड्रेंट में, और उन्होंने बोला टी बिलोंग टू रियल नंबर, तो हर समय नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका मतलब इन्होंने बोला है कंटिन्यूअस है, इन्होंने बोला है कि ये कंटिन्यूअस है, पर हमें बताना है फॉल्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। इसका मतलब बी भी राइट आंसर हुआ, राइट। फिर आते हैं सी पर, फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, सी है आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, राइट। अब आपको याद होगा इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग टू 0 प्लस माइनस 1, राइट। तो इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस 2k पाई एंड दिस वन, ये सब कैंसिल, तो 2k पाई बचा। आपको बोला भी k बिलोंग टू इंटीजर होता है, इंटीजर मल्टीपल, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, मतलब सी करेक्ट है। तो इसका मतलब आपसे फॉल्स पूछा तो सी ना लगा दें आप, कई लोग इसका सी लगा सकते हैं, यही चीजें जो ध्यान रखनी है। और फिर फोर्थ बोला है, फॉर एनी 3 गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 द लोकस ऑफ द पॉइंट z सेटिस्फाइंग द कंडीशन। आपको याद होगा 4 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, आर्गुमेंट z1 z2 z3 z4 के लिए, वही चीज दी है। अगर ये रियल हो तो हमेशा कॉन्साइक्लिक पॉइंट होते हैं और सर्कल के लिए होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, z3 इंटू z2 माइनस z1 इक्वल टू पाई, यानी ये रियल हो जाएगा tan इनवर्स वहां जाके। तो इसका मतलब ये सर्कल का लोकस है, ऑल पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि बोला लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जबकि ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो डी भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए बी एंड डी, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।